पंजाब की सिख सल्तनत के हुक्मरान रंजीत सिंह ने अपने 40 साला दौरे इक़्तिदार के बाद जुलाई 1839 में वफात पाई तो उसका बेटा खड़क सिंह तख्ते नशीन हुआ। उसने अपने वजीर ध्यान सिंह को माजूल करके उसकी जगह अपने मंजूर नज़र अजीत सिंह को वजीर बना लिया। हुकूमत के बड़े बड़े ओहदेदार इस तब्दीली से नाखुश थे, चुनांचे उन्होंने खड़क सिंह के बेटे नौहाल सिंह को अपनी हिमायत का यकीन दिलाया और उसे वज़ारत उस्मा की शय दी। चुनांचे नौहाल सिंह ने लालच में आकर बाप के वजीर खास अजीत सिंह को कत्ल कर दिया। खड़क सिंह को अपने वजीर की मौत से सख्त सदमा पहुंचा, चुनांचे वो इसी गम में 14 माह हुकूमत करने के बाद 7 नवंबर 1840 को वफात पा गया। नौहाल सिंह अपने बाप की मैयत को जलाकर वापस आ रहा था कि शाही किला लाहौर के रोशनाई दरवाजे से गुजरते हुए उस पर एक भारी पत्थर गिरा दिया गया। वो मौका पर ही दम तोड़ गया। अब खड़क सिंह की बेवा रानी जंदा तख्त नशीन हुई। अभी चंद माह गुजरे थे कि रंजीत सिंह का दूसरा बेटा शेर सिंह पटियाले से भारी फौज लेकर लाहौर पर हमलावर हुआ और बड़ी आसानी से दारुल हुकूमत पर काबिज हो गया। रानी ने हथियार डाल दिए। अब सिख सल्तनत का निज़ाम शेर सिंह ने संभाल लिया। 1 फरवरी 1842 को सरदारान संधि आनवाला ने शेर सिंह को कत्ल करके लाहौर पर कब्जा कर लिया। शेर सिंह का वजीर आज़म ध्यान सिंह भी इसी कशमकश में कत्ल हो गया। उसके साथ ही सिख सल्तनत में लूट मार और कत्ल गारत का सिलसिला शुरू हो गया। सिख सरदारों ने रंजीत सिंह की बेवा रानी जंदा को आगे किया। उसने अपने 7 साला बेटे दिलीप सिंह के सर पर ताज शाही रखा और निज़ाम हुकूमत खुद संभाल लिया। लेकिन खाना जंगी जारी रही और कई नामवर सरदार मारे गए। सिख गुलाब सिंह के दूसरे भाई सुचेत सिंह को भी कत्ल कर दिया गया। खाना जंगी के सबब खालसा फौज खुद सर हो गई थी। रानी जिंदा और उसका वजीर लाल सिंह रंग रलियों में मसरूफ रहे। खालसा फौज के हकीकी वफादार रानी और उसके वजीर के खिलाफ बगावत की तदबीरें बनाने लगे। रानी को इल्म हुआ तो उसने जर्नैलों को सबक सिखाने और फौज का मिजाज दुरुस्त करने के लिए सिख फौज को सतलज पार अंग्रेजी इलाके पर चढ़ाई का हुक्म दे दिया। 24 दिसंबर 1845 को जंग छिड़ गई। मुदकी, फिरोज शाह, अलीवाल और सबराओं के मकामात पर खून रेस मार के हुए सतलज का पानी सुर्ख होकर बहने लगा। इस नाजुक वक्त पर रानी जंदा ने वाली जम्मू गुलाब सिंह को मदद के लिए लाहौर बुला लिया और खालसा दरबार में वज़ारत उस्मा की जिम्मेदारी सौंपी और उसे अंग्रेज़ों से तस्फिया करने पर मामूर किया। गुलाब सिंह ने सिख जर्नैलों को फौरी तौर पर जंग रोक देने का हुक्म दिया और बयानात फ़कीर नूरुद्दीन, दीवान देवी सहाय और सरदार गुलाब सिंह अटारी वाले को साथ लिया और अंग्रेजी अफवाज के सिपा सालार से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया। अभी बातचीत का सिलसिला जारी था कि सरदार नजवीद सिंह ने 10 फरवरी 1846 को सबराओं के महाज पर दोबारा जंग छेड़ दी। एक खूनरेज मार्का हुआ जिसमें खालसा अफवाज को शिकस्त हुई। चुनांचे 22 फरवरी को लॉर्ड हार्डिंग फातिहाना अंदाज से लाहौर में दाखिल हुआ। 9 मार्च 1846 को अंग्रेज़ों और खालसा दरबार लाहौर के माबैन एक मुआहिदा तय पाया जिसमें अंग्रेज़ों ने मनमानी शराइत रख दी। खालसा हुकूमत पर 1.5 करोड़ नानक शाही सिक्का तवान जंग आयद किया गया। इसी मुआहिदे की दफ़ा 12 के तहत करार पाया कि महाराजा गुलाब सिंह को लाहौर दरबार और सरकारे अंग्लेशिया के माबैन मुसालेहाना किरदार अदा करने के सिलसिले में कोहिस्तानी इलाके पर हक हुक्मरानी अता किया जाएगा और इस मकसद के लिए एक अलहदा मुआहिदा गुलाब सिंह और सरकारे अंग्लेशिया के माबैन तय पाएगा। चुनांचे 1846 को ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा गुलाब सिंह के माबैन 10 दफात पर मुश्तमिल एक मुआहिदा तय पाया जिसके तहत दरियाए रावी से लेकर दरियाए सिंध के माबैन कश्मीर, चंबा और हजारा का इलाका महाराजा गुलाब सिंह के कुल्ली इख्तियार में दे दिया गया और तय पाया कि इस कोहिस्तानी इलाके पर हक हुक्मरानी हासिल करने के एवज महाराजा गुलाब सिंह सरकारे अंग्लेशिया को 75 लाख नानक शाही सिक्का तवान जंग के तौर पर अदा करेंगे। अहदनामा जो एक तरफ हुकूमत बरतानिया और दूसरी तरफ महाराजा गुलाब सिंह ऑफ जम्मू के माबैन करार पाया, उसकी दफात ये थीं। दफ़ा नंबर 1, बरतानवी हुकूमत वो तमाम पहाड़ी इलाके मानवाहात जो दरियाए सिंध के मशरिक और दरियाए रावी के मगरिब में वाक़ हैं, बशमूल चंबा माँ सिवाय लाहौर के जो इस इलाके का हिस्सा हैं, जो लाहौर दरबार ने मुआहिदे 9 मार्च 1846 की दफ़ा नंबर 4 के तहत हुकूमत बरतानिया के सपुर्द किया है। महाराजा गुलाब सिंह और उनकी औलाद नरीना के मुस्तकिल
اور کلی اختیار میں دیتی ہیں۔ دفعہ نمبر 2، جو علاقہ مہاراجہ گلاب سنگھ کو اس عہد نامے کی دفعہ اول کے تحت جو علاقہ منتقل کیا جا رہا ہے، اس کی مشرقی حدود کا تعین وہ کمشنر کریں گے جنہیں برطانوی حکومت اور مہاراجہ گلاب سنگھ مقرر کریں گے۔ ان حدود کی نشاندہی ایک علیحدہ اقرار نامے کے تحت کی جائے گی۔ دفعہ نمبر 3، مذکورہ بالا دفعات کے تحت جو علاقہ مہاراجہ گلاب سنگھ اور اس کے وارثوں کو منتقل کیا جا رہا ہے، اس کی عوض مہاراجہ گلاب سنگھ برطانوی حکومت کو 75 لاکھ نانک شاہی سکہ ادا کریں گے، جس میں سے 50 لاکھ تو اس معاہدے کے انعقاد پر دیا جائے گا اور بقیہ 25 لاکھ اسی سال کی 1 اکتوبر کو یا اس سے پہلے ادا کیا جائے گا۔ دفعہ نمبر 4، مہاراجہ گلاب سنگھ برطانوی حکومت کی رضامندی کے بغیر اپنے ملک کی حدود میں تغییر یا تبدیل نہیں کر سکتے۔ دفعہ نمبر 5، اگر مہاراجہ گلاب سنگھ اور حکومت لاہور یا کسی اور ہمسایہ سلطنت کے مابین جھگڑا یا مسئلہ پیدا ہو جائے تو مہاراجہ موصوف اس تنازع کو ثالثی کے لیے برطانوی حکومت کے سپرد کریں گے اور اس کے فیصلے کی پابندی کریں گے۔ دفعہ نمبر 6، مہاراجہ گلاب سنگھ خود اور اپنے وارثوں کی طرف سے عہد کرتے ہیں کہ اگر برطانوی حکومت ان کے ملک کے پڑوسی علاقوں میں مصروف کار ہوگی تو وہ اپنی ساری فوجی قوت کے ساتھ برطانوی فوج کے ساتھ شامل ہوں گے۔ دفعہ نمبر 7، مہاراجہ گلاب سنگھ عہد کرتے ہیں کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی اجازت کے بغیر کسی برطانوی، یورپی یا امریکی باشندہ کو اپنے ماتحت ملازم نہیں رکھیں گے۔ دفعہ نمبر 8، مہاراجہ گلاب سنگھ عہد کرتے ہیں کہ جہاں تک ان کے حق میں منتقل ہونے والے علاقوں کا تعلق ہے، وہ برطانوی حکومت اور لاہور دربار کے مابین طے پائے معاہدے 9 مارچ 1846 کی دفعہ نمبر 5، 6 اور 7 کا احترام کریں گے۔ دفعہ نمبر 9، برطانوی حکومت عہد کرتی ہے کہ وہ مہاراجہ گلاب سنگھ کے ملک کو بیرونی دشمنوں سے محفوظ کرنے کے لیے مہاراجہ کی مدد کرے گی۔ دفعہ نمبر 10، مہاراجہ گلاب سنگھ برطانوی حکومت کے اقتدار علاقوں کو تسلیم کرتے ہیں اور احترام کے پیش نظر برطانوی حکومت کو ہر سال ایک گھوڑا، اچھی نسل کی 12 پشمینی بکریاں، 6 نر، 6 مادہ اور 3 جوڑے کشمیری شالے پیش کریں گے۔ معاہدے امرتسر کو تاریخ کشمیر میں انتہائی بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ بلا شبہ معاہدے امرتسر اور جدید ریاست جموں کشمیر کا وجود ایک ہی سلسلے کی 2 کڑیاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 179 سال گزرنے کے باوجود اس معاہدے کی اہمیت و افادیت پر کوئی فرق نہیں پڑا۔